1 लाख लाइट ईयर्स में फैली हमारी आकाशगंगा मिल्की वे हमारे स्पेस एजेंसी इसके लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि ये आए दिन उनके लिए कुछ नए रहस्यों को उनके आगे रखती है, जो हमारी मदद हमारी आकाशगंगा को समझने के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी आकाशगंगाओं को समझने में भी करता है। आज हम हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के बारे में ही कुछ और जानने जा रहे हैं। हाल ही में कुछ समय पहले पब्लिश हुए एक पेपर में हमारी आकाशगंगा की एक गैलेक्टिक आर्म के रहस्यमय और असामान्य होने के बारे में बताया गया। ये देखने में भी ऐसा लगता है जैसे हमारी आकाशगंगा की एक आर्म में किसी प्रकार का एक ब्रेक हो, एक स्पाइरल आर्म ब्रेक। यह कुछ ऐसा है जिसे हाल ही में गिया टेलीस्कोप के नए डेटा का इस्तेमाल करके खोजा गया है। कुछ ऐसा जो अभी तक हमें सच में पता नहीं था, लेकिन क्या ये सामान्य है या नहीं, और इस पेपर में और कौन से रहस्य छिपे हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि वास्तव में हमारे लिए ये देखना मुश्किल है कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा दिखती कैसी है, क्योंकि हम इसके बेहद अंदर मौजूद हैं। हमारी आकाशगंगा कैसी दिखती है, इससे जुड़ी कुछ मुख्य कठिनाइयों में से एक ये है कि अलग अलग वस्तुओं की दूरी का पता लगाना। उदाहरण के लिए हम किसी रीजन में तारों की डेंसिटी देख सकते हैं, लेकिन हम वास्तव में ये नहीं जानते हैं कि वह सितारे एक दूसरे से कितना दूर हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ईएसए के गिया टेलीस्कोप की वजह से काफी ज्यादा डेटा हमारे सामने आया है, और जिसके अध्ययन से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने की कोशिश करने लगे हैं, क्योंकि इस टेलीस्कोप ने अरबों वस्तुओं की बेहद सटीक दूरी की खोज करने में हमारी मदद की। इस वजह से हमारी आकाशगंगा सच में कैसी दिखती है और हमारी आकाशगंगा के कुछ हिस्से कैसे दिखाई दे सकते हैं, यह पता लगाने के लिए अब हमारे पास काफी डेटा है। यही कारण है कि हमारी मिल्की वे के स्ट्रक्चर के बारे में कई अलग अलग खोजें हो रही हैं, जिनमें हाल ही की ये स्टडी भी शामिल है, जो गिया मिशन के ऑपरेशनल होने के बाद ही मुमकिन हो पाई है। इस हाल ही की स्टडी में गिया टेलीस्कोप के डेटा को स्पिट्जर टेलीस्कोप के इंफ्रारेड डेटा के साथ मिलाकर उपयोग किया गया। हाँ, वही स्पिट्जर टेलीस्कोप जिसका इस्तेमाल ग्लिम्स सर्वे या गैलेक्टिक लेगेसी इंफ्रारेड मिड प्लान सर्वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्वे को बनाने के लिए किया गया था। वो सर्वे और टेलीस्कोप गैलेक्टिक आर्म्स का अध्ययन करने के लिए सबसे बेहतरीन है, और जिसका एक बेहद जरूरी कारण भी है। अगर आप एक टिपिकल गैलेक्टिक आर्म को देखें, तो एक टिपिकल गैलेक्टिक आर्म में विभिन्न तारे बनाने वाले गैस क्लाउड की काफी ज्यादा मात्रा होगी, और बहुत सारे नए सितारे होंगे जो बहुत अधिक इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करते होंगे। असल में ज्यादातर इंफ्रारेड रेडिएशन गैलेक्टिक आर्म से आ रही होगी, और इसीलिए इंफ्रारेड सर्वे का इस्तेमाल करके यह पता करना बहुत आसान होगा कि गैलेक्टिक आर्म्स कहाँ मौजूद हैं। उनकी संरचना का अध्ययन करना और उनके आकार का अध्ययन करना हमारे लिए काफी आसान होगा। अब तक के टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके हमारी आकाशगंगा की सबसे एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह दिखती है। ये नासा और JPL लैब द्वारा बनाया गया है, जिसमें हमारा सूर्य इस इमेज के एक तरफ मौजूद है, ठीक 2 मेजर गैलेक्टिक आर्म्स के बीच, लेकिन एक छोटी गैलेक्टिक आर्म के बीच। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन अभी भी एक रफ रिप्रेजेंटेशन है। पिछले कुछ सालों की मुख्य खोजों से हमें इसके संकेत भी मिले हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि हमारी आकाशगंगा वॉबलिंग कर रही है और सभी प्रकार की वेव जैसी शेप्स का निर्माण कर सकती है, और ये वास्तव में फ्लैट नहीं है, बल्कि ये कुछ रैप्ड हो सकती है। हमने हाल ही में हमारी आकाशगंगा के बाहरी हिस्से में एक छोटी आर्म की खोज की है। भले ही हमारी आकाशगंगा के पास 4 मेजर आर्म्स हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी छोटी आर्म्स हो सकती हैं, जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है। लेकिन इस नए पेपर में वैज्ञानिकों ने एक मेजर आर्म पर फोकस करने का फैसला किया, जो हमारे सबसे करीबी है, सैजिटेरियस आर्म। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं कि ये आर्म यहाँ पे मौजूद है, और जिसे खगोल विधि अक्सर सैजिटेरियस करीना आर्म के नाम से रेफर करते हैं, क्योंकि ये टेक्निकली 2 आर्म्स हैं।
यह सेजिटेरियस आर्म के रूप में शुरू होती है, फिर ये गायब हो जाती है और फिर करीना आर्म बन जाती है। आज ये माना जाता है कि ये हमारी आकाशगंगा की सबसे अधिक क्लियर आर्म्स में से एक है, जिसमें नए सितारे, विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड्स और बहुत सारे सुंदर और आसानी से दिखाई देने वाले इंफ्रारेड रीजन हैं, जो हमें इस आर्म का बहुत डिटेल से अध्ययन करने में मदद करते हैं। क्योंकि आमतौर पर नए सितारे और बहुत सारे नेबुलर क्लाउड्स इन गैलेक्टिक आर्म्स की लोकेशन के साथ अलाइन होते हैं, उन नेबुलास की दूरी को सटीक रूप से मापकर आकाशगंगा में गैलेक्टिक आर्म्स की लोकेशन को मैप करना संभव है। इस मामले में स्पिट्जर टेलीस्कोप और गिया टेलीस्कोप के एक साथ कॉम्बिनेशन ने इन सब का अध्ययन करने के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया। जब उन्होंने इस सभी डेटा को एक साथ रखा तो उन्हें उस आर्म के अंदर ही कुछ असामान्य और रहस्यमय देखने को मिला। जब आमतौर पर आप एक टिपिकल गैलेक्टिक आर्म को देखते हैं तो एंगल ऑफ पिच लगभग 12 डिग्री का होता है। मैथमेटिकली यह उस एंगल को रेफर करता है जिससे इस तरह से देखा जा सकता है। इसीलिए हमारी आकाशगंगा में गैलेक्टिक आर्म्स में ये एंगल लगभग 12 डिग्रीज माना जाता है। लेकिन सेजिटेरियस आर्म में मौजूद नेबुलर क्लाउड्स जैसी कई वस्तुओं के अध्ययन से लगभग 60 डिग्री के एंगल के साथ एक और वस्तु की खोज की गई। नए सितारों का एक नया कलेक्शन, नेबुलर क्लाउड्स का कलेक्शन, जो लगभग 3000 लाइट ईयर्स लंबा है। कुछ ऐसा जो उस आर्म की हदों को पार करता है, और अगर आप इसे हमारी आकाशगंगा के बाहर से देखते हो तो ये काफी ज्यादा ड्रामेटिक दिखता होगा। इस गैलेक्टिक आर्म के अंदर पहला मेजर स्ट्रक्चर, जिसके इसके चारों ओर की हर चीज की तुलना में इतनी ड्रामेटिक डिफरेंट ओरिएंटेशन है, और इसी के साथ कुछ सुपर फेमस नेबुलास इस संरचना का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए बहुत ज्यादा फेमस ईगल नेबुला, जिसमें फेमस पिलर ऑफ क्रिएशन भी मौजूद हैं। इसके अलावा ओमेगा नेबुला, ट्रिफिड नेबुला और आखिर में लंगून नेबुला। ये सब 4 नेबुला इस अनयूजुअल फॉर्मेशन का हिस्सा हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पूरी तरह से कुछ अनएक्सप्लेनेबल है, या यह कुछ ऐसा है जिसकी वास्तव में उम्मीद की गई थी। दोस्तों, ये कुछ ऐसा है जिसे वैज्ञानिक अक्सर फेदर या एक गैलेक्टिक आर्म के स्पर के रूप में रेफर करते हैं, और अन्य आकाशगंगाओं में ऐसे कई स्पर्स खोजे गए हैं। ज्यादातर स्पाइरल आकाशगंगाएं जिनकी गैलेक्टिक आर्म्स होती हैं, आमतौर पर वह सीधी होती हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा खोजी गई सभी आकाशगंगाओं में से लगभग 30% में कुछ असामान्य और कुछ हद तक फेदर लुकिंग स्पाइरल्स होते हैं। इन्हें फ्लोक्युलेंट स्पाइरल के रूप में जाना जाता है, और लगभग 30% आकाशगंगाएं जिनमें स्पाइरल आर्म्स होती हैं, उनमें फ्लोक्युलेंट स्पाइरल आर्म्स होती हैं। उनके पास ये अनयूजुअल फीचर लाइक फॉर्मेशन है। इस मामले में फ्लोक्युलेंट शब्द का मतलब केवल फ्लफी है, इसीलिए ये स्पाइरल आर्म्स ही होती हैं, जो कुछ हद तक बिखरी होती हैं और कुछ जगहों पर टूट जाती हैं। NGC 2841 आकाशगंगा इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत आकाशगंगाओं के पास ये अनयूजुअल फीचर्स हैं, और कई दशकों से वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान थे कि क्या हमारी आकाशगंगा के पास भी ये फीचर्स हैं या नहीं। क्या इसमें ये फ्लफी फेदर लाइक फॉर्मेशंस हैं? अब इस नई स्टडी से ऐसा लगता है कि हमारी आकाशगंगा में भी ये संरचनाएं हैं। इसके आर्म्स पूरी तरह से सीधी नहीं हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी तरह के ब्रेक्स हैं, या ये किसी तरह के फेदर्स हैं। अब तक खोजे गए फर्स्ट फेदर्स वो अनयूजुअल फॉर्मेशंस हैं, जिसे करंटली फार 3 किलोपार्सेक आर्म के रूप में जाना जाता है। इस नई स्टडी के अनुसार हमारी आकाशगंगा वास्तव में कुछ इस तरह की दिखाई देती है। रियलिटी ये है कि इसमें कम से कम एक फेदर मौजूद है, लेकिन ये भी संभावना है कि इसमें और बहुत अधिक फेदर्स मौजूद हों, और कुल मिलाकर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। इसमें लगभग 25 अलग अलग स्टार फॉर्मिंग रीजन्स या स्टार फॉर्मिंग नेबुलास हैं, और ये बाकी आकाशगंगा के साथ बिल्कुल उसी गति से घूम रहे हैं जैसे कि यह सब कुछ एक हो।
जिससे ऐसा लगता है कि ये आकाशगंगा का हिस्सा हैं और यह किसी अनयूजुअल कोलिजन से नहीं बने हैं। अगर आपका अगला क्वेश्चन है कि ये कैसे बने हैं, तो इसका उत्तर ये है कि इस समय कोई भी वास्तव में ये नहीं समझता है कि ये संरचनाएं कैसे बनी हैं। हाँ, इसकी फॉर्मेशन के कुछ मॉडल्स जरूर हैं, जैसे कि एक मॉडल जिसे इस नाम से जाना जाता है, जो इन संरचनाओं की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। लेकिन इस मामले में सबसे रियलिस्टिक आंसर ये है कि इस पर अभी भी डिबेट चल रही है और ये अभी भी हमारे पूरी तरह से समझ में नहीं आया। और इसीलिए ये उत्तर देने के लिए कि यह कैसे बने हैं, इसके जवाब के लिए मुझे लगता है कि हमें कुछ साल इंतजार करना होगा, जब तक कि कोई इसका पता ना लगा ले और जब तक कोई इसे प्रूव नहीं करता। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस डोज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।